22 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की प्रेमलता, उसी गांव में रहने वाला एक लड़का किशोर। प्रेमलता और किशोर आपस में प्यार करने लगे और जब प्यार करने लगे तो छुप छुप के मिला करते थे, कभी खेत में तो कभी किसी और जगह पर। लेकिन धीरे धीरे जो ये प्रेमलता है, ये किशोर के बिना अपनी ज़िंदगी जीने के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। यही हाल कुछ किशोर का भी था और ये दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते थे, लेकिन गांव का माहौल कुछ ऐसा था कि कास्ट के चलते इन दोनों की शादी हो नहीं सकती थी। और अगर ये अपने घर पे बात भी करते इस तरीके की, तो ना किशोर के घर वाले मानते और ना ही प्रेमलता के घर वाले मानते। इन दोनों को इस चीज़ का पूरा पूरा एहसास था और ये दोनों अपने घर वालों को दुखी भी नहीं करना चाहते थे। यानी कि यदि इनका प्यार परवान चढ़ते जा रहा था, लेकिन दोस्तों अब ये आखिर करते भी तो क्या करते। खैर, एक दूसरे से मिलते हैं और इन्हीं बातों पे विचार विमर्श किया करते थे कि भाग कर चलते हैं, शादी कर ले या फिर घर पे रह कर ही कुछ करे। तो यहाँ पर जो किशोर था, ये कोई काम धंधा तो करता नहीं था, पढ़ा लिखा भी कोई खास था नहीं, तो इसको अपनी भविष्य को लेकर कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी कि अगर ये भाग भी जाएंगे तो आखिर करेंगे क्या। तो इस तरीके से समय बीता चला गया और ये जो बातें थी इन दोनों की प्रेम प्रसंग की, गांव भर में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। और एक दिन प्रेमलता के घर वालों को इन सब चीज़ के बारे में पता चल जाता है। और जब प्रेमलता को ये सब चीज़ घर वालों के बारे में पता चला कि ये किसी लड़के किशोर से प्यार करती है, तो दोस्तों वो उन्होंने प्रेमलता को खूब भरा भूला करते हैं, डांटते डपटते मारते पीटते हैं और उस लड़के से ना मिलने की हिदायत देते हैं। प्रेमलता जो थी वो घर के अंदर बंद हो चुकी थी और किशोर भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि प्रेमलता उससे मिलने नहीं जा रही थी। और दोस्तों ये दोस्तों घटना 1994 की है। उस समय मोबाइल वगैरह नहीं था, केवल चिट्ठी पत्री से एक दूसरे से संपर्क साधा जाता था। तो अब इस तरीके से प्रेमलता और किशोर की मुलाकात नहीं हो रही थी। दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो एक दिन किशोर प्रेमलता के घर के पास पहुंच जाता है और गली के अंदर चक्कर काटने लगता है, प्रेमलता की एक झलक देखने को मिल जाए। और जब किशोर को इस तरीके से गली में देखा जाता है तो गली मोहल्ले वाले लोग किशोर को पकड़ लेते हैं, क्योंकि सबको पता था कि किशोर प्रेमलता से प्यार करता है, दोनों एक दूसरे के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। ये किशोर को पकड़ के बहुत ही बुरी तरीके से मार पीट के उसे अधमरा कर देते हैं। और प्रेमलता जब बाहर आके निकल के देखती है तो देखती है कि गली मोहल्ले के जो लोग हैं और इसके घर वाले जो हैं वह किशोर को जमीन पे आरा पटक के बुरी तरीके से लाठों घूसों डांटों से पीट रहे हैं। किशोर जोर जोर से चिल्ला रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ उसकी कोई भी आवाज़ नहीं सुन रहा था। प्रेमलता से रहा नहीं जाता। ये जैसे तैसे नीचे उतरती है, बाहर आती है और बाहर आने के बाद किशोर को पकड़ लेती है। एक दो लाठी डंडे प्रेमलता के ऊपर भी पड़ते हैं और घर वाले जो थे वह उनको घर वालों को गुस्सा और बढ़ गया कि वे बिरादरी के सामने नाक कटा दिए, ऐसे लड़के के सामने चिपक गई है सबके सामने, जिसको ये पीट रहे हैं, जो इनकी लड़की के साथ प्यार करता है। प्रेमलता को वहाँ से उसे दूर किया जाता है, किशोर से पकड़ के जैसे तैसे घसीट के अंदर लाया जाता है और अंदर लाने के बाद इसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई की जाती है। किशोर को अधमरी अवस्था में करने के बाद गांव के कुछ लड़के उठा के गांव के बाहर खेत के अंदर फेंक देते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन किशोर की किस्मत में भी ज़िंदगी लिखी थी। धीरे धीरे इसको होश आता है और ये लड़खड़ाता हुए अपने घर पहुंचता है। और जब घर वाले किशोर की ऐसी हालत देखते हैं तो घबरा जाते हैं, उनके बेटे के साथ क्या हुआ है, क्योंकि कुछ हड्डियाँ भी टूट चुकी थी। इसका इलाज करवाया जाता है। किशोर 6 महीने तक अपने घर तक उसी हालत में पड़ा रहता है। और इधर पीछे से जो है प्रेमलता के जो घर वाले हैं, प्रेमलता की शादी उनकी नज़र में बहुत ही अच्छे लड़का मोहनलाल से करवा दी जाती है। अब प्रेमलता और मोहनलाल की शादी हो चुकी थी 1994 के अंदर। अब उसके बाद जो किशोर और किशोर के घर वाले हैं वह उस गांव को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाते हैं और ये राजस्थान के अरवल में आके रहना शुरू कर देते हैं। गांव की सारी संपत्ति बेच देते हैं और किशोर यहाँ अरवल में आके अपना काम धंधा बिजनेस करने लगता है। धीरे धीरे इनका बिजनेस जो है वो बहुत ही अच्छा चलने लगता है। और अब घर वालों ने किशोर को बहुत कहा कि तुम शादी कर लो, लेकिन जो किशोर था उसने प्रेमलता से प्यार किया था, उसी के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन प्रेमलता की स्थिति कुछ अलग थी। उसको अपने घर वालों के सामने मजबूर होकर जहाँ कहा वहाँ शादी करनी पड़ी, इसलिए मोहन के लाल के साथ उसकी शादी हो जाती है। अब होता यह है दोस्तों कि जो प्रेमलता थी वह अपने पति के साथ अपने घर पे रहने लगती है शादी हो जाने के बाद। समय दोस्तों ऐसे ही बीता चला गया और किशोर ने दोस्तों बहुत ज़्यादा तरक्की की और यह एक करोड़पति आदमी बन चुका था। कई सारी बिल्डिंग और कई सारे मकान यह बना चुका था, जिनको यह किराए पर चलाता था और अच्छा खासा मोटा किराया आया करता था। किशोर हमेशा रात को और शाम को प्रेमलता को याद करके सो जाया करता था। उसकी आंखें भर आया करती थी और वह आज भी प्रेमलता से उतना ही प्रेम करता था जितना पहले किया करता था। समय ऐसे ही बीता चला गया। किशोर के माता पिता की मौत हो जाती है और किशोर अब इस दुनिया में अकेला रह चुका था और उम्र भी दोस्तों किशोर की करीबन 54-55 साल के करीब हो चुकी थी।
और किशोर की दोस्तों एक आदत और थी कि इतना ज़्यादा पैसा कमाता था, आगे ना बच्चे ना बीवी ना रिश्तेदार, तो दोस्तों आखिर ये इन पैसों को करेगा क्या। तो ये कुछ पैसा वृद्ध आश्रम और ऐसे ही जगहों पर दान किया कर देता था। जितना हो सके दोनों हाथों से यह लोगों की मदद भी करना शुरू कर देता है। इससे इसको बड़ा ही सुकून और शांति मिलती थी। अब इसी तरीके से साल 2022 मई का दिन ये वृद्धा आश्रम में जाता है और वहाँ पर पैसा डोनेट करने के लिए। तो अब किशोर मोटी रकम 2-3 लाख रुपए वहाँ पर दे देता था, हर महीने आता था। तो वृद्धा आश्रम के जो मैनेजमेंट के लोग थे वो किशोर की बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे, और जब भी आता था तो इसको ऑफिस में बैठाते थे, चाय पानी वगैरह पिलाते थे। गर्मी का दिन था, किशोर वहाँ बैठ के चाय पानी पी रहा था। और जब दोस्तों किशोर मैनेजमेंट के लोगों से बातें कर रहा था कि क्या अभी भी लोगों पर यहाँ पर और भी वृद्ध आए हैं क्या, जिनके बच्चों ने छोड़ गए या फिर जिनके बच्चे हैं ही नहीं, क्योंकि किशोर को भी कहीं ना कहीं लगता था कि एक समय ऐसा आएगा कि उसको वृद्धाश्रम में अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी, क्योंकि आगे ना बच्चा है, ना बीवी है, ना कोई संभालने वाला है। तो जब तक हाथ पैर चल रहा है तब तक वो अपने बलबूते ज़िंदगी को जी रहा है। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब किशोर खाट पकड़ लेगा, और जब ये खाट पकड़ लेगा तो उस समय इसकी देखभाल कौन करेगा। तो ये खुद ही वृद्धाश्रम में आ करके अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए सोचता था। तो अब इसी तरीके से दोस्तों वो अपने रहने का इंतजाम भी कर ही रहा था, और उसने सोच रखा था कि जब उसका अंत समय आएगा तो ये सारी संपत्ति जो भी कमाया है सब ऐसे ही एनजीओ में या फिर वृद्धा आश्रमों में वह दान कर दिया करेगा। अब दोस्तों जब वो बैठ के बातें कर रहा था, एक तरीके से पूछ रहा था, लोगों की तमाम तरीके की कहानियाँ सुनने में आई थी कि देखो इस तरह की औलाद है, आज तक अपने माता पिता से सारी ज़िंदगी भर सेवा करवाते हैं, और माता पिता भी बड़े शौक से अपने बच्चों के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब उनको बच्चे की सेवा की आवश्यकता होती है तो बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के किनारे हो जाते हैं। और ऐसे माँ बाप के दिल पर क्या बीतती होगी। किशोर की आंखों में आंसू आ जाया करते थे जब वो ऐसी लोगों की व्यथा सुनता था, जब वो ऐसे लोगों की कहानियां सुनता था। अब किशोर दोस्तों जब उस वृद्ध आश्रम से बाहर जाने को होता है तो वृद्धा आश्रम के अंदर एक गाड़ी एंट्री होती है। उस गाड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत को लाया जाता है, 50 साल उसकी उम्र थी। जैसे ही गाड़ी वहां पर रुकती है और ड्राइवर नीचे उतरता है तो किशोर के पैर छूता है। तो किशोर जो था वह कहता है कि आज तुम गाड़ी में किसी न किसी को लेकर आए हो। तो ड्राइवर कहता है कि हाँ साहब, ये बूढ़ी हालत बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, और मैंने इसको 5 दिन पहले लेकर के आया था, और फिर हॉस्पिटल में ले गया, इलाज करवाया। बुखार इसको बहुत ही ज़्यादा तेज था, और अब की और हालत तेज है, तो हम इसको यहाँ पर लेकर के आए हैं। किशोर कहता है कि घोर कलयुग चल रहा है भाई। आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो चुके हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहते हैं, माता पिता के ऊपर तो कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो अब यहाँ पर पीछे का गेट खोला जाता है, और उसके अंदर से जो औरत उतरती है उसे देख के किशोर ठिठक जाता है। उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जो औरत उस कार से उतरती है वो प्रेमलता थी। किशोर उसको देख के एकदम सुध-बुध खो जाता है, वो हाथ में जो बैग पकड़ा हुआ था छूट जाता है, नीचे गिर जाता है। किशोर अपना चश्मा अपनी आंखों से उतारता है, उसकी आंखें भर आती हैं, और दोस्तों उसको कुछ भी सामने दिखाई नहीं दे रहा था। अपनी रुमाल से आंखें पोंछता है और गौर से उस महिला की तरफ देखता है। किशोर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसको आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी सिर की नसें फटने को हो चुकी थी, और वह उस औरत से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, उससे मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। किशोर का जो ड्राइवर था कहता है कि चलो साहब चलना है ना। किशोर अपने ड्राइवर के साथ चल पड़ता है, लेकिन दोस्तों सारी रातें उसकी आंखों से आंसू निकलता रहा, और वह सोचता रहा कि इतनी सालों के बाद प्रेमलता से उसकी इस हालत में मुलाकात हुई, उसने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। वो अपने घर आ जाता है, ड्राइवर कहता है कि साथ ऑफिस जाना है, तो किशोर कहता है कि नहीं, आज मैं घर पर ही रहना चाहता हूँ, ऑफिस आज मैं नहीं जा पाऊँगा। किशोर घर पर ही रुक जाता है, और दिन भर दोस्तों वह प्रेमलता का जो चेहरा था उसकी आंखों के सामने घूमता रहता है। किशोर अपनी प्रेम प्रसंग वाले जो दिन थी जवानी के, जब प्रेमलता से खेतों में मिला करता था, उसे प्यार भरी बातें किया करता था, वो सारी चीज़ें उसके जहन में ताज़ा हो चुकी थी। जो जख्म उसके भरने लगे थे वो वापस से हरे हो गए। किशोर दोस्तों सारा दिन बेचैन रहता है, उसको चैन ही नहीं पड़ता है। सारी रात दोस्तों उसकी ऐसे ही निकल जाती है, और आज उसकी आंखों में नींद भी नहीं थी। जैसे ही सुबह होती है ड्राइवर फिर तैयार होता है किशोर को ऑफिस ले जाने के लिए, लेकिन किशोर कहता है कि मुझे वृद्धाश्रम जाना है। किशोर को ड्राइवर वृद्धाश्रम लेकर के आ जाता है। अब जब एक दिन पहले ही किशोर उस वृद्धाश्रम में आया था, दूसरे दिन वापस उसी वृद्धाश्रम में आया, तो मैनेजमेंट के लोग भी चौंक चुके थे, क्योंकि किशोर महीने में एक बार ही वहाँ पर जाया करता था। तो वह आते हैं और पूछते हैं, साहब आप यहाँ आज भी कुछ देने के लिए आए थे या कुछ भूल गए थे? तब किशोर कहता है कि नहीं, जो कल आप महिला को लेकर के आए उससे मुझे उससे मिलना है।
मैनेजमेंट के लोग भी बड़ा हैरान थे कि किशोर ने कभी ऐसी कोई इच्छा जाहिर नहीं की थी, वहाँ आज तक यह कभी भी किसी भी वृद्धा से मिले नहीं थे, तो आज यहाँ पर जो वो कल महिला आई है प्रेमलता, उससे क्यों मिलना चाहते हैं। किशोर ऑफिस में बैठा हुआ था और जो प्रेमलता है इसको वहाँ के जो लोग थे वृद्धाश्रम में जो काम करते हैं वर्कर लोग, वो लेकर के आते हैं और किशोर के सामने प्रेमलता को बिठा दिया जाता है। प्रेमलता जैसे ही नज़र उठा के किशोर को देखती है तो यहाँ पर प्रेमलता की आंखों से भी आंसू गिरना शुरू हो जाता है, इसके हाथ कांपने लग जाते हैं। किशोर को देखते ही इसका भी दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाता है और यही कुछ हालत किशोर की भी थी, क्योंकि दोस्तों किशोर प्रेमलता ने भी किशोर को बहुत दिनों के बाद देखा था। अब दोस्तों दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आज दोस्तों पूरे 28-29 सालों के बाद ये दोनों प्रेमी एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों दोनों के जहन में कोई बात ही नहीं आ रही थी कि आखिर एक दूसरे से क्या बात की जाए। एक दूसरे का दुख दर्द बांटना चाहते थे, एक दूसरे की ज़िंदगी की कहानी सुनना चाहते थे, लेकिन न प्रेमलता की हिम्मत हो रही थी और न ही किशोर की हिम्मत हो रही थी कि वो प्रेमलता से कुछ बोल सके। बस दोस्तों दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और चेहरा देखते देखते इनकी आंखें भर आती थी और आंसू दोस्तों वो पोंछते और फिर आंखें भर आती, फिर आंसुओं को पोंछते। इन दोनों के कपड़े आंसुओं से भीग चुके थे और केबिन के अंदर जो 2-4 लोग थे मैनेजमेंट के, जब वह इस तरीके से इन दोनों को रोता हुआ और सामने बैठता हुआ देखते हैं तो उनको बहुत अजीब सा लगता है और उनसे ये चीज़ देखी नहीं जाती। वो केबिन से बाहर निकल जाते हैं, इन दोनों को अकेला छोड़ दिया जाता है। किशोर बहुत ही ज़्यादा लड़खड़ाती हुई आवाज़ में भरे हुए गले से बड़ी ही मुश्किल से प्रेमलता का नाम लेता है और कहता है कि प्रेमलता। अब प्रेमलता जब किशोर के मुंह से अपना नाम सुनती है तो फपक फपक के रोने लगती है और अब उसकी सिसकारियां और आवाज़ भी निकलने लगी थी। एक तरीके से प्रेमलता वहाँ दहाड़े मारने लगी और जब प्रेमलता इस तरीके से रो रही थी तो किशोर से रहा नहीं जाता है। वह खड़ा होता है अपनी जगह से और प्रेमलता का हाथ अपने हाथों में पकड़ लेता है। जब किशोर ने प्रेमलता का हाथ अपने हाथों में पकड़ा तो वही तरीके से काँप रहा था। प्रेमलता भी अपनी सीट से खड़ी होती है और नज़रें नीचे करके गर्दन नीचे झुकाए किशोर के सामने खड़ी थी। किशोर से रहा नहीं जाता है और वह जोर से प्रेमलता को अपने गले से लगा लेता है। प्रेमलता भी दोस्तों किशोर को अपनी बाहों में कस लेती है और ये दोनों फूट फूट के कस के एक दूसरे से लिपट के रोने लगते हैं। कुछ तरीके से समय ऐसे ही निकल जाता है और लिपट के रोते हुए थोड़ा जब रिलैक्स फील करते हैं उसके बाद ये दोनों बैठते हैं। प्रेमलता किशोर के आंसू पोंछती है, प्रेमलता किशोर की आंखों का आंसू पोंछता है। उसके बाद प्रेमलता किशोर से पूछता है कि तुम इतने सालों के बाद आखिर इस कंडीशन में कैसे आई हो, तुम्हारी तो बहुत ही अच्छे घर में शादी करवाई थी तुम्हारे घर वालों ने। प्रेमलता कहती है घर वालों ने उसकी शादी तो बहुत अमीर घर में करवाई थी, उसके पास खूब सारी ज़मीन थी, ट्रैक्टर थे घर में, बाकी सारे पशु भी रखे हुए थे, लेकिन प्रेमलता के उस घर के अंदर एक नौकरानी से ज़्यादा इज्जत नहीं थी, क्योंकि शादी के कुछ समय के बाद जो लड़का था जिससे प्रेमलता की शादी हुई थी मोहनलाल, और इसके घर वालों को प्रेमलता और किशोर के बारे में पता लग गया था और इसी कारण प्रेमलता के घर वालों ने आनंद फानन में मोहनलाल की प्रेमलता से शादी की थी। और जब यह बात इसके ससुराल वालों को पता लगती है तो उनका रवैया प्रेमलता के बिल्कुल खिलाफ हो जाता है। और दोस्तों जो मोहनलाल है वह कभी भी उसका मन करता प्रेमलता को गालियाँ बकता, मारता पीटता, छोटी छोटी बातें पीट को सुना दिया करता था। इसको मायके नहीं जाने दिया करता था कि तुम्हारा वहाँ पर प्रेम भी रहता है, क्या पता तुम उसके साथ ले उड़ो, हमारी इज्जत ही मिट्टी में मिला दोगी। प्रेमलता की बिल्कुल ही उस घर के अंदर बुरी हालत थी। नौकरों को भी दोस्तों थोड़ा सम्मान इज्जत के साथ बात कर ली जाती थी, हाल चाल पूछ लिया जाता था, लेकिन दोस्तों प्रेमलता जो थो, चाहे ये बीमार है, चाहे इसकी तबीयत खराब है या फिर इसको कोई भी तकलीफ है, घर वालों को कोई भी मतलब नहीं था। प्रेमलता मोहनलाल और उसके घर वालों के लिए एक तरह से बोझ थी। खैर प्रेमलता के साथ इतना बुरा सलूक उसके घर में होता था, इतने ही बुरा सलूक राजेश और पीयूष इसके दोनों बच्चे देखते आ रहे थे। जब मोहनलाल प्रेमलता की इज्जत नहीं करता था तो बच्चे जो थे, ये भी बच्चे भी जो थे वो प्रेमलता को खास इज्जत नहीं दिया करते थे, तू तड़ाका से बात करते थे, छोटी छोटी गलतियों पर डांट देते थे। प्रेमलता डरी सहमी रहती थी। खैर दोस्तों अब इस तरीके से समय बीता चला गया और अब मोहनलाल की मौत हो जाती है। प्रेमलता विधवा हो गई, बच्चे भी बड़े हो चुके थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे। कॉलेज के अंदर इन्होंने अपनी पसंद की लड़कियां पसंद कर ली, उनसे वह शादी करना चाहते थे। प्रेमलता की मर्जी तो किसी ने पूछा जरूरी ही नहीं समझा। अब दोस्तों यहाँ पर जब बच्चे बड़े हो गए और जब इन्होंने अपनी पसंद की लड़के और लड़कियों से शादी कर ली तो इनको कारोबार के लिए पैसा चाहिए था, स्टडी के लिए पैसा चाहिए था, घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि जो गांव में ज़मीन जायदाद पड़ी हुई है, खेती बाड़ी मकान, ये किस काम का, जब हमें गांव में रहना ही नहीं है तो उस ज़मीन की देखभाल कौन करेगा।
तो ये लोग गाँव आते हैं दोनों बच्चे। प्रेमलता के नाम पे जो सारी ज़मीन थी वह दोस्तों इसको बहला फुसलाकर प्रेमलता से वह सारी संपत्ति ये लोग बिकवा देते हैं। ये सारी संपत्ति प्रेमलता अपने बच्चों के कहने पर बेच देती है। और जब ये प्रॉपर्टी बिक गई और जब इनका पैसा इन दोनों बच्चों के हाथ लग गया, राजेश, पीयूष और आरती को, तो ये अपने अपने पति और पत्नियों के साथ अलग अलग शहर में निकल गए। प्रेमलता को गांव में उसके हाल पे छोड़ दिया। अब ना प्रेमलता के पास रहने के लिए घर बचा था और ना ही उसके पास कोई पैसा बचा था। और तीनों बच्चे प्रेमलता से इस कदर दूर हो चुके थे कि अब वह उसको प्रेमलता जिए या मरे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि बचपन से देखा था कि प्रेमलता जो थी वह को तिरस्कार ही मिला, तो ये भी उसको तिरस्कार की नज़र से ही देखते, कभी उसको अपनी माँ नहीं समझा था। अब दोस्तों प्रेमलता जो थी वो बहुत ज़्यादा दुखी, दो वक्त की खाने के लिए भी परेशान थी। प्रेमलता अपने भाई के घर जाती है। अपने भाई के घर जाकर के अपनी आप बीती कहानी सुनाती है और कहती है कि अपने घर उसको रहने के लिए जगह दे दे। लेकिन दोस्तों जिसके बच्चों ने उसका साथ नहीं दिया तो भतीजे कहाँ साथ देने वाले हैं। प्रेमलता का जो भाई था वह कहता है कि मेरी घर में इतनी जगह थोड़ी है कि मैं तुमको अपने घर में रख सकूं, मेरे भी बेटा बेटियां हैं, उनके लिए भी अलग अलग कमरे हैं, वो भी पढ़ाई लिखाई किया करते हैं और मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूं लेकिन मैं मजबूर हूं, कर नहीं सकता हूं। अब दोस्तों इस बात को सुनने के बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी घर भर सब बिक चुका है, यह बात मैंने मानी, लेकिन इसके बाद भी कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे बैंक अकाउंट में होगा या फिर किसी और तरीके से गहने वगैरह के रूप में पड़ा होगा, उसको बेच करके अपना जीवन व्यापन कर लो। प्रेमलता जब अपने भाई से ये बात सुनती है तो उसका दिल टूट जाता है और प्रेमलता का कोई सहारा ही नहीं बचा था। प्रेमलता के कुछ गहने थे, सोने के कंगन वगैरह, झुमके कान के या फिर मंगलसूत्र, जो कि पति की मौत के बाद इसने संभाल के रख दिया था। प्रेमलता ने उन सब चीज़ों को बेचा। कुछ दिनों तक तो अपना खर्चा चलाया जैसे तैसे, लेकिन अब वह इन सारी चीज़ों से दूर हो जाना चाहती थी, क्योंकि पुरानी यादें जो जुड़ी हुई थी वह उसको याद आती थी, तंग करती थी वह। अब खैर दोस्तों प्रेमलता अब इसी तरीके से अपनी किस्मत के भरोसे दिशाहीन हो करके निकल पड़ी। कई सारी जगह मंदिरों में रुकी, कई ऐसी जगहों पे रुकी जहाँ पर वह रात बिता सकती थी। और उसके बाद दोस्तों ये अरवल पहुँच जाती है, जहाँ पर दोस्तों एक मंदिर में वह पूजा पाठ करती थी, वहीं पे अपना ये दिन बिताया करती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रेमलता के पैसे ख़त्म हो चुके थे और इसकी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी। और जब प्रेमलता की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई तो इलाज करने वाला कोई भी नहीं था, पूछने वाला कोई भी नहीं था। तो मंदिर में जो भक्तजन आते थे वही इसको कुछ देख कर जाते थे, दान दक्षिणा, उसी से अपना ये खर्चा चलाया करती थी, 2 वक्त का खाना खा लिया करती थी। और जब ये बीमार हुई तो मंदिर के अंदर बेहोश हो गई। और जो मंदिर का स्टाफ था या फिर जो पंडित पुजारी या जो भी कहिए भक्त वगैरह जो दर्शन करने के लिए आते थे लोग, वे लोग प्रेमलता को जब इस तरीके से देखते हैं तो यह लोग किसी एनजीओ में फ़ोन कर देते हैं वृद्धाश्रम में और कहते हैं कि यहाँ पर एक महिला है, बहुत बुरी हालत में है, इसको यहाँ से आकर के ले जाओ। फिर दोस्तों जो ये एनजीओ था इसी के अंदर किशोर ने काफ़ी पैसा लगाया था और किशोर ने एनजीओ वालों को साफ कह के रखा था कि कोई भी ऐसा मजबूर इंसान जो तुम्हें कहीं भी नजर आए तो उसको इस वृद्धाश्रम में लेकर के आना और उसका जो भी खर्चा होगा मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। लेकिन ऐसा ना हो कि वह दर दर भटकता रहे कोई पैसे की कमी से या फिर अपनों की ही नज़रअंदाजी से, इस तरीके से अपनी ज़िंदगी के बुढ़ापे के अंतिम समय को इस तरीके से ना बिताए। तो दोस्तों ये जो वृद्धाश्रम था इसकी बातों को फॉलो किया करता था। जब ये कॉल आया तो ये मंदिर में जाते हैं, प्रेमलता को उठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। वहाँ पर इसका इलाज कराने के बाद वृद्धाश्रम में लेकर के जाते हैं। प्रेमलता की ये सारी कहानी जब किशोर सुन रहा था तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहा था। और जैसे जैसे प्रेमलता कहती जा रही थी किशोर की नज़रों के सामने वही विजुअल चलते जा रहे थे। प्रेमलता की सारी जिंदगी कितने दुख दर्द में बीती है, किस तरीके से उसने मुसीबतें उठाई हैं, किस तरीके से उसने सारी जिंदगी तिरस्कार सहन किया है। किशोर दोस्तों इन सब चीज़ों को सोच सोच करके बहुत ही ज़्यादा दुखी होता जा रहा था। अब दोस्तों होता ये है, अब दोस्तों किशोर भी यही सोच रहा था कि भगवान का न्याय भी कितना अजीब है। किशोर दिन रात 24 घंटे भगवान के आगे हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करता रहा कि प्रेमलता से उसकी शादी हो जाए, प्रेमलता को उसके जीवन में लेकर के आए। ना जाने उसने कितनी मन्नतें मांगी थी लेकिन प्रेमलता उसको नहीं मिली। और वह इंसान मोहनलाल जिसने कभी प्रेमलता के बारे में सोचा भी नहीं होगा, कभी उसने उसके बारे में मन्नतें नहीं मांगी होगी, ना ही कभी उसने कभी प्रेमलता को पाने के लिए भगवान के आगे प्रार्थना की होगी, लेकिन उसकी झोली में प्रेमलता को भगवान ने बिना किसी मेहनत के डाल दिया।
खैर जो अब हो चुका था जो हो चुका था, ज़िंदगी के 50-55 साल इन दोनों के बीत चुके थे। अब जो किशोर है वो प्रेमलता का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब तुम मेरे साथ चलोगी, मेरे साथ ही रहोगी। प्रेमलता कहता है कि नहीं, तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, अब मैं यहाँ वृद्धाश्रम में अपनी बची खुशी ज़िंदगी बिता लूँगी, मुझे कहीं भी नहीं जाना। किशोर कहता है कि आज तुमको और मुझे रोकने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उस वक्त तो तुम्हारे घर वाले थे, मेरे घर वाले थे, पूरा समाज था, ये पूरा तामझाम था जो हम दोनों को मिलने नहीं दिया। लेकिन आज हम दोनों को मिलने से कौन रोक सकता है। प्रेमलता किशोर की जब बातें सुनती है तो कहती है कि बुढ़ापे में लगता है कि तुम सठिया गए हो। अब इतनी उम्र बीत जाने के बाद फिर अब तुम मिलन की बात कर रहे हो। किशोर प्रेमलता से कहता है कि क्या तुम मुझे आज भी प्यार करती हो या नहीं करती हो। प्रेमलता शर्मा जाती है कि तुम ये कैसी बातें करते हो। किशोर कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर रही होती और अगर आज मैं तुम्हारे दिल में मैं नहीं होता तो तुम्हें मुझे देखते ही आंखों में आंसू नहीं आता, मुझे देख करके तुम्हारे हाथ कांपने नहीं लग जाते, मुझे देख करके तुम्हारी जुबान लड़खड़ा नहीं जाती, तुम मुझे आज भी उतना ही प्यार करती हो या फिर उससे भी कई गुना ज़्यादा प्यार करती हो जब हम जवान थे। और मैं तो तुम्हें एक मिनट के लिए भी नहीं भूला हूँ। मैं तो हर रोज़ तुम्हें याद करके सोया करता था और सुबह उठते ही तुम्हें याद किया करता था। प्रेमलता कहती है कि तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारी बीवी होंगी, वो सब क्या कहेंगे। तुम पागल हो गए हो जो मुझे अपने घर ले जाना चाहते हो, अभी बुढ़ापे के अंदर क्यों अपनी इज्जत बर्बाद करना चाहते हो। किशोर कहता है कि ना तो मेरी कोई बीवी है और ना ही बच्चा है, मैं अकेला ही हूँ और अब बुढ़ापे में तुम ही मेरा सहारा बनोगी। प्रेमलता कहती है कहाँ गए तुम्हारे बीवी बच्चे, क्या तुम्हें भी इन्होंने इसी तरीके छोड़ दिया जैसे मुझे छोड़ा है। किशोर कहता है कि मैंने तो शादी ही नहीं की। अब प्रेमलता जैसे ये बात सुनती है चौंक जाती है, किशोर की आंखों में देखने लग जाती है, क्या तुम सच बोल रहे हो तुमने शादी नहीं की। किशोर बोलता है कि हाँ, मैंने तो तुमको ही अपना जीवन संगनी मांगा था और तुम्ही को अपना अर्धांगिनी मांगा था, और जब तक तुम हो मैं किसी और महिला या लड़की को अपने जीवन में कैसे आने दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर नहीं सकता। प्रेमलता कहती है कि तुम पागल हो गए हो, जब मेरी दूसरी जगह शादी हो गई तो मैं तुम्हारे जीवन में रह कहाँ गई। तुम किसी के साथ भी खुशहाली शादी करके जीवन जी सकते थे। तब किशोर कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जीने मरने की कसम खाई थी, या तो तुम्हारी मौत हो जाती या फिर मेरी मौत होती, तभी संबंध टूट सकता था। जब तक तुम जिंदा थी या मैं जिंदा था यह संबंध में टूटने नहीं देता। किशोर के दिल में अभी तक अपने लिए इतना प्यार दे करके प्रेमलता फूट फूट के रोने लग जाती है और वह किशोर के पैरों में गिर पड़ती है। और किशोर जो था वह उसे कंधों से पकड़ करके खड़ा करता है और कहता है कि तुम्हारी जगह मेरे पैरों में तो कभी थी ही नहीं, तुम्हारी जगह तो हमेशा मेरे दिल में थी और दिल में ही रहेगी। खैर वहाँ पर दोस्तों जो किशोर है प्रेमलता का हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ के केबिन से बाहर आता है। और जब वो केबिन से बाहर आता है इस तरीके से हाथ पकड़ के, तो जो मैनेजमेंट के लोग थे, वृद्धाश्रम के जो भी लोग और स्टाफ था, वो इन दोनों की बातों को सुन ही रहा था। और दोस्तों कांच का गेट था तो बाहर का सारा अंदर का सब कुछ देख ही रहा था, इन दोनों की हरकतों को भी दिख ही रहे थे। तो उन सब लोगों के भी आंखों में आंसू थे। जैसे ही किशोर और प्रेमलता निकलते हैं बाहर तो तालियां बजाते हैं, सभी लोग एक एक करके प्रेमलता किशोर के पैर छूते हैं और उनके नए जीवन के लिए बधाई देते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।